हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के 10 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 3 4 0 3 3 4 5 का बहुलक ज्ञात कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और एक ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा ही रहेगा। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पे ये संख्या दिया है इसका बहुलक हमें निकालना है। तो बहुलक क्या होता है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 है ये 3 बार आया है, ये सबसे ज्यादा बार आया है। तो इस संख्या का बहुलक क्या होगा, तो 3 होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। इसमें से आपको बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक संख्या ले रहे हैं 7, ये जो 7 संख्या ये 1 से कटेगा और यहाँ पे खुद 7 से कटेगा और ये अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 7 कौन सी संख्या होगा, तो ये अभाज्य संख्या होगा। यहाँ पे एक और संख्या ले रहे हैं 8, ये 8 जो संख्या है ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये 4 से भी कटेगा और खुद 8 से भी कटेगा। तो ये एक और खुद के सिवा यहाँ पे देख सकते हैं 2 अन्य संख्या से कट रहा है। तो ये 8 जो संख्या है ये भाज्य संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे जो 7 संख्या है ये एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और आपको पहचानने भी आ गया होगा। तो आइए इसमें से पहचानते हैं कि कौन अभाज्य संख्या है। तो ये जो 15 है ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा और 15 से भी कट जाएगा। तो ये एक और खुद के सिवा 2 अन्य संख्या से कट रहा है। तो ये कौन सी संख्या होगा, यहाँ पे भाज्य संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे 23 देखिए 1 से कटेगा और यहाँ पे खुद 23 से कटेगा, ये अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 12 का भी चेक कर लीजिए, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और खुद 12 से भी कटेगा। यानी ये 1 और 12 के सिवा इतनी संख्याओं से ये कट रहा है। तो 12 भी यहाँ पे भाज्य संख्या होगा। और यहाँ पे देखिए जो 75 संख्या है ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और यहाँ पे देखिए 5 से भी कटेगा और भी किसी अन्य से यहाँ पे 15 से भी कट जाएगा और यहाँ पे 75 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा। यानी 1 और 75 के सिवा यहाँ पे देख सकते हैं अन्य संख्या से ये कट रहा है। तो ये भी भाज्य संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग 23 को देख सकते हैं, ये 1 और 23 के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। तो ये अभाज्य संख्या होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि साइन π/2 माइनस कॉस π/2 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको साइन π/2 माइनस कॉस π/2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान कितना होता है, अगर ये आपको पता लग गया तो ये प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, इसे आपको याद रखना है। और ये जो पाई है यहाँ पे कितना डिग्री रख देना है, आपको 180 डिग्री रख देना है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं साइन पाई की जगह पे हम 180 डिग्री रख देंगे और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस
कॉस है तो कॉस, फिर यहां भी पाई है तो पाई के जगह पे कितना रखेंगे 180 डिग्री, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहां भी लिख देंगे 2। अब इसे कटा दीजिए, 2 से 180 कितना बार में कटेगा 90 बार में कटेगा, और यहां भी कट जाएगा कितना बार में 90 बार में। अब यहां पे देखिए क्या हो गया साइन, यहां पे कितना बचा अब 90 डिग्री, और माइनस यहां पे देखिए कॉस, और यहां भी कितना बचा यहां पे कॉस 90 डिग्री बचा। अब यहां पे देखिए आपको साइन 90 डिग्री का मान पता होना चाहिए, और यहां पे आपको कॉस 90 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है, और यहां पे माइनस है तो माइनस, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 0 होता है। जब 1 में से 0 घटाइएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस इसमें आपको याद रखना है कि पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, और नीचे कुछ भी हो उसे आप लोग कटा दीजिएगा और उसका मान रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहां पे 4 नंबर प्रश्न है कि एपी 2/7, 4/7, 6/7, 8/7 डॉट डॉट का सार्व अंतर ज्ञात करे। सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं डी से सूचित करते हैं, और डी कैसे निकलता है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है, और एक ऐसा प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रश्न को आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से यहां पे देखना है। यह है प्रथम पद यानी पहला पद, और यह है दूसरा पद। तो आपको क्या करना है कि सिंपल आपको क्या करना है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेना है। तो यहां पे देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा, अब यहां पे आपको दूसरा पद लिखना है। तो दूसरा पद कितना है 7/4 है, तो दूसरे पद के जगह पे हम 7/4 लिख देंगे। यहां पे माइनस है तो माइनस। अब यहां पे आपको पहला पद लिखना पड़ेगा, तो पहला पद कितना है 2/7 है, तो यहां पे लिख देंगे 2/7। अब आपको यहां पे बट्टा का घटाव बना लेना है। तो यहां पे देखिए 7 का लघुत्तम कितना होगा, यहां पे 7 होगा, 7 से 7 एक बार में कटेगा, और यहां पे 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, माइनस है तो माइनस, 7 में 7 यहां पे देखिए एक बार में कटेगा, 2 में 1 से गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा। आपको जिस तरह भी बट्टा का घटाव बनाना है आप लोग घटाव यहां पे बना लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अब यहां पे देखिए 4 में से जब आप लोग 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा ऊपर में, और नीचे में कितना बचेगा यहां पे 7 बचेगा, यानी हमारा जो आंसर निकलेगा वो 2/7 निकलेगा, यानी यहां पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी प्रश्न में पूछता है कि प्रथम पद भी निकालिए, तो प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं ए से, और हमारा प्रथम पद कितना है 2/7 है, तो यही आपका आंसर भी हो जाता प्रथम पद 2/7, और सार्व अंतर भी कितना निकल गया है 2/7 ही निकल गया है। तो अगर दोनों पूछता तो दोनों यहां पे निकालते, लेकिन यहां पे सिर्फ सार्व अंतर पूछा है, और सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं डी से। तो यहां पे डी कैसे निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, यहां पे दूसरा पद लिख देंगे और यहां पे पहला पद लिख देंगे, और ये बट्टा में है इसीलिए यहां पे बट्टा का घटाव बनाएंगे, और जो घटाने पे बचेगा वही हमारा सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर यानी डी, यानी यहां पे हमारा डी का मान कितना निकल गया 2/7 निकल गया, यानी यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि 5, 7, 6, 4, 1 की माध्यिका ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और एक ऐसा प्रश्न प्रत्येक साल पूछा जाता है, तो इसे भी आपको काफी अच्छी तरीके से यहां पे समझना है। तो यहां पे देखिए माध्यिका क्या होता है, तो बीच वाली संख्या को ही माध्यिका कहा जाता है। जो इसमें बीच वाली संख्या होगा वही इसका माध्यिका होगा, लेकिन ऐसे ही आपको यहां पे 6 देख लिए बीच में, तो यहां पे 6 इसका माध्यिका नहीं होगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगर जब भी बोले आपको माध्यिका निकालने के लिए, तो जो ये संख्या दिया रहेगा सबसे पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले आपको छोटा वाला लिखना है, फिर उससे जो बड़ा है उसको लिखना है, फिर उससे जो बड़ा है उसको लिखना है, और लास्ट में सबसे बड़ा वाला लिखना है। इसे ही कहते हैं बढ़ते हुए क्रम। तो आइए सबसे पहले जो ये संख्या दिया इसको सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटे को लिखा जाता है, तो यहां पे सबसे छोटी संख्या
क्या है 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 कोमा, इससे बड़ी संख्या क्या है 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और 4 से बड़ी संख्या क्या है 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और 5 से बड़ी संख्या क्या है 6 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6, और 6 से बड़ी संख्या कौन सी है तो 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ये जो संख्या इसे हम बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो बीच में आएगा वही इसका क्या होगा माध्यिका होगा, तो इधर से भी 2 छोड़ दीजिए, इधर से भी 2 छोड़ दीजिए, बीच में कौन सी संख्या आ गया 5 आ गया, तो 5 इसका क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि 2 3 4 5 6 7 की माध्यिका निकालें। यहां भी इसका माध्यिका निकालना है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम का अर्थ हुआ सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, और इससे बड़ा क्या है 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और इससे बड़ा क्या है 4 है तो 4, और 4 से बड़ा 5 है, और 5 से बड़ा क्या है 6 है, और 6 से बड़ा क्या है 7 है। तो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में दे ही दिया है तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सेम आपको वैसे ही लिख देना है। अब इसमें से खोजना है आपका बीच वाली संख्या, तो अगर इधर से 3 छोड़ते हैं और इधर से 3 छोड़ते हैं तो हमारा बीच वाली संख्या तो आ ही नहीं रही है, तो यहाँ पे इसका माध्यिका क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि इधर से 2 छोड़ देना है। अगर जब बीच वाली संख्या आपको ना मिले तो आपको क्या करना है कि इधर से 2 आपको छोड़ देना है, और इधर से 2 आपको छोड़ देना है, और बीच में आपको 2 संख्या रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए बीच में 2 संख्या आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा बीच की संख्या। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है और 2 से भाग लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए 4 और प्लस 5 और बट्टा क्या कर देंगे यहाँ पे 2, इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9/2, इसे कटाइए कितना बार में कटेगा तो ये 4.5 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपका बीच वाला आ गया तो बीच वाला तो आपका आसानी से निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न में बताए थे, तो यहाँ पे बीच में तो एक संख्या है तो यही इसका माध्यक हो जाएगा। अगर आपका बीच में संख्या नहीं हो फिर क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि बीच में की जो 2 संख्या है उसे आपको ले लेना है और दोनों संख्याओं को आपको जोड़ देना है और 2 से भाग आपको यहाँ पे लगा देना है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अनंतल है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक ऐसा भी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहता है के का मान निकालने वाला। तो यहाँ पे देखिए इसमें के का यहाँ पे जो ये के है इसका मान आपको निकालना है, और ये जो 2 समीकरण है इसका अनंतल है। तो जब अनंतल होता है तो इसका समीकरण कैसा होता है, तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और बराबर होता है यहाँ पे c1/c2 के। तो बस यहाँ पे आपको a1 का मान रखना है, यहाँ पे a2 का मान रखना है, और यहाँ पे आपको b1 का मान रखना है, यहाँ पे b2 का मान रखना है, यहाँ पे c1 का मान रख देना है, यहाँ पे c2 का मान रख देना है। तो इसका मान आएगा कहां से, तो ये पहला वाला समीकरण में जो x में गुणा करता है वो a1 होता है, और जो y में गुणा करता है वो b1 होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c1 होता है। और इसी तरह जो दूसरा समीकरण होता है उसमें जो x में गुणा करता है ये a2 होता है, और जो y में गुणा करता है वो b2 होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c2 होता है। तो बस यहाँ पे आपको रख देना है। तो a1 कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं a1 x में क्या गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, तो a1 का मान 2 है, और a2 का मान यहां से आप लोग देख सकते हैं कितना है 4 है, तो यहां पे लिख देंगे 4 बराबर है, तो बराबर। अब आपको b1 का मान निकालना है, तो b1 का मान कितना है यहां पे देख सकते हैं 3 है, और b2 का मान कितना है, तो y में क्या गुणा कर रहा है, k गुणा कर रहा है, यानी यहाँ पे b2 का मान k है। अब यहाँ पे देखिए c1 का मान निकालना पड़ेगा, तो c1 का मान कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 है, और c2 का मान देख सकते हैं यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। अब यहाँ पे देखिए तीनों आपस
आपस में बराबर है तो इसे भी बराबर करके आप k का मान निकाल सकते हैं और इसे भी बराबर करके आप k का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम पहला वाला बराबर करेंगे 2/4 बराबर 3/k। अब आपको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 में k से गुणा कीजिएगा तो 2k हो जाएगा, यानी तिरछा तिरछे आपको गुणा कर देना है। तो 2 में आप लोग k से गुणा कीजिएगा तो 2k हो जाएगा और 4 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि k का मान निकालना है और यहाँ पे 2 गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, ये भाग करेगा, यानी k बराबर क्या हो जाएगा 12/2 हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, यानी k का मान कितना निकल गया 6 निकल गया। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहां से भी आप लोग k का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3k, यहाँ पे देखिए 3/k बराबर 6/12 है, यहां से भी आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा करा दीजिए, 6 में k से गुणा कीजिएगा तो 6k हो जाएगा और यहाँ पे जब 12 में 3 से गुणा करिएगा तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब आपको k का मान निकालना है तो 6 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके भाग करेगा, यानी k बराबर कितना हो जाएगा 36/6 हो जाएगा। 6 के कितना हो जाएगा 36, यानी ये 6 बार में कट जाएगा। यहां से भी k का मान 6 ही निकलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और एक ऐसा भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि रेखाएं x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 बराबर 0 कैसी होगी। यहाँ पे ये जो दो यहाँ पे रेखाएं दी गई हैं, यानी रेखाओं का समीकरण दिया गया है, इससे आपको बताना है कि रेखाएं कैसी होगी। ए ऑप्शन है समानांतर होगी, बी ऑप्शन है संपाती होगी, सी ऑप्शन है प्रतिच्छेदी होगी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको a1/a2 निकालना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे b1/b2 निकालना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आपको c1/c2 आपको निकालना पड़ेगा। तो a1/a2 यहाँ पे a1 का मान और यहाँ पे a2 का मान रखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको b1 का मान रखना पड़ेगा, यहाँ पे b2 का मान रखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको c1 का मान रखना पड़ेगा और यहाँ पे c2 का मान रखना पड़ेगा। तो ये पहला वाला समीकरण है। तो जो x में गुणा करता है वो a1 होता है और जो y में गुणा करता है वो b1 होता है और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c1 होता है। और दूसरे समीकरण में जो x में गुणा करता है वो a2 होता है और जो y में गुणा करता है वो b2 होता है और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c2 होता है। तो यहाँ पे देखिए x में क्या गुणा कर रहा है, तो कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, यानी a1 का मान कितना निकल गया 1 निकल गया। और a2 का मान कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं a2 का मान 2 है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे b1/b2, तो यहाँ पे अब आपको b1 का मान रखना पड़ेगा। तो b1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 2 और b2 का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अगर ये कट रहा है तो आपको कटाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और 2 दूना 4, इसका भी आ गया 1/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों अभी बराबर आ रहा है। तब यहाँ पे आपको c1/c2 निकालना पड़ेगा। तो c1 का मान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -4 और c2 का मान कितना है -12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -12। अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो इसका आ गया यहाँ पे 1/3। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर b1/b2। यहाँ पे देखिए a1/a2 और b1/b2 बराबर है क्योंकि दोनों का ही मान 1/2 आया है। लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट वाला बराबर नहीं आया है, c1/ यहाँ पे c2 यहाँ पे लास्ट में बराबर नहीं आया है। तो ये किस समीकरण में होता है, तो जब आलेख समानांतर होता है और जिसका एक भी हल नहीं होता है उसका ही ऐसा कंडीशन बनता है। तो यहाँ पे इसका आलेख कैसा होगा, तो समानांतर होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर तीनों बराबर होता a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो आलेख कैसा होता, संपाती होता। अगर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 हो जाता। अगर तीसरा बराबर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर शुरू में ही a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होता तो आलेख कैसा होता, प्रतिच्छेदी होता। और जब यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 अगर लास्ट वाला बराबर नहीं होता है तो आलेख कैसा होता है, समानांतर होता है। तो इसे साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर।
9 नंबर प्रश्न है कि आंकड़े 2, 3, 5, 3, 7, 3, 6 का परिसर निकाले। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक ऐसा भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, परिसर निकाले। तो परिसर कैसे निकाला जाता है? तो परिसर का एक फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा और हम मैथ बहुत ही आसानी से आपको समझा भी देंगे अगर आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा तो यहां पे देखिए परिसर कैसे निकाला जाता है। तो परिसर के लिए एक फॉर्मूला होता है, बड़ी संख्या यहां पे हम लिख देते हैं बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बस यहां पे आपको छोटा छोटा यहां पे आपको फॉर्मूला याद रखना है। परिसर का आपको यहां पे फॉर्मूला याद रखना है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बस यहां पे आपको क्या करना है कि बड़ी संख्या इसमें से ढूंढना है। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है? 7 है, तो यहां पर रख दीजिए 7, और माइनस है तो आपको माइनस बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह यहां पे फॉर्मूला है। माइनस है तो माइनस, और यहां पे आपको छोटी संख्या रखना है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? तो यहां पे 2 है, पहचानने आ जाएगा आपको, यहां पे 2 लिख दीजिए। अब यहां पे देखिए 7 में से 2 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। यानी यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे 10 नंबर प्रश्न है कि 2, 6, 5, 4, 3, 1, 7 का माध्य निकालें। यहां पे अब आपको माध्य निकालना है। पहले हम आपको बहुलक निकालना सिखाए, उसके बाद हम आपको माध्यिका निकालना सिखाए, अब आपको यहां पे माध्य निकालना होगा। तो यहां पे देखिए माध्य का भी फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं। अगर ये सभी फॉर्मूला आप लोग अभी से ही याद रखिएगा तो फाइनल बोर्ड परीक्षा आते आते हम आपको इतना प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे कि प्रश्न देखते ही आप लोग चुटकियों में उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग यहां पे हम लिख देते हैं कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, बटा कुल संख्या। अब यहां पे देखिए कुल संख्याओं का योग, योग का अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है। यानी सभी संख्याओं को आपको जोड़ देना है और जितनी संख्या है उससे आपको भाग लगा देना है, तो आपका माध्य यहां पे निकल जाएगा। तो यहां पे जोड़ दीजिए 2 + 6 + 5 + 4 + 3 + 1 + 7 और बट्टा कुल संख्या। तो टोटल संख्या कितना है? गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या है, तो यहां पर लिख दीजिए 7। अब आपको जोड़ लेना है, तो यहां पर देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 और 4 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 और 3 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 और 1 21 हो जाएगा, और 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और बट्टा के नीचे क्या है? 7 है, अब इसे कटा दीजिए। 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी इसका माध्य कितना निकल गया? 4 निकल गया। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेंगे। जो हम आपको 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं, इसे आप लोग घोल कर पी जाइए। जितना आपसे प्रैक्टिस हो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये 10 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं ये गारंटी है कि ये बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो इसे आप लोग एकदम घोल के पी जाइए। जितना भी यहाँ पे सूत्र आपको बताया गया है उसे याद रखिए। बिल्कुल इसी के आधार पे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। आप लोग हम पे विश्वास कीजिए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। काफी आसान है आपके लिए ये होमवर्क प्रश्न, लेकिन फिर भी कई बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो आपको उस गलती में नहीं फंसना है, गलती नहीं करना है। आपको यहाँ पे सीधा आंसर बताना है। जो यहाँ पे एपी दिया है, इस एपी का आपका सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे आपको डी भी निकालना है और साथ में आपको ए भी निकालना है। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो आपको प्रथम पद भी निकालना है और डी भी निकालना है, और दोनों निकाल के आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।